हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल। आप हमारी इस कक्षा में, हमारे इस क्लास में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम जानकारी देंगे, जिसको आपने 9th क्लास में पढ़ा है। लेकिन जब हम बात करते हैं साइंस की, तो ये स्टेप वाइज अप्रोच है। ये साथ साथ नहीं हम यदि चलें, पुरानी बातों को छोड़ते हुए चलें, तो हमें पढ़ने में बड़ी परेशानी होती है और याद रखना तो असंभव हो जाता है। मटेरियल साइंस यदि हमने अच्छे से समझ लिया तो साइंस का 90% हिस्सा आपको बहुत ही सुग्राही लगेगा, इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा और आप उस काम में काफी अच्छे से सफल होंगे। तो मटेरियल साइंस, जैसा कि हम बात करते हैं, मैटर जो एक स्पेस लेता है, जिसके पास एक वॉल्यूम हो, कुछ मास हो, ये मैटर कहलाता है। इस मैटर के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां रही है और साइंस ने उस भ्रांतियों को लॉजिकली एक्सप्लेन किया है। शुरू में, यह मैं आज की बात नहीं करता हूं, ये मैं बात करता हूं आज से करीब 2500-2700 साल पहले की, 500 BC की, जबकि एक हमारे फिलॉसफर, एक दार्शनिक हुआ करते थे, महर्षि कनद। महर्षि कनद ये एक फिलॉसफर थे और इन्होंने बताया था कि जो मैटर है, जो पदार्थ है, इन्होंने उसे पदार्थ कहा था, जिसे कि हम मैटर कहते हैं। यह पदार्थ, यदि मान लीजिए ये एक पदार्थ है, इसे हम तोड़ते जाएं 2 हिस्से में, 4 हिस्से में, 8 हिस्से में, 16, 32, 64, 128, लाइक दैट, यदि छोटे से छोटे हिस्से में जाए तो लास्ट में यह एक इंडिविजिबल पार्टिकल बन जाएगा, जिसे कि हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। और यह इंडिविजिबल पार्टिकल जो होगा, जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये पार्टिकल महर्षि कनद के हिसाब से परमाणु कहलाया। और इसी परमाणु को एटम भी कहा गया। तो आप देखें कि आज से काफी साल पहले 500 BC में हमारे जो फिलॉसफर थे, वो इतने जानकार थे जिन्हें एटम की जानकारी थी। बाद में ग्रीक साइंटिस्ट, ग्रीक फिलॉसफर भी आए, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, इन दोनों को भी जानकारी थी एटम की। और इन्होंने भी कहा कि मैटर को यदि डिवाइड करना शुरू करें तो एक स्टेज आता है जो कि सबसे छोटा पार्टिकल बनता है, और यह छोटा पार्टिकल एटम कहलाया। बाद में लावोजियर एंड प्राउस्ट ने कहा कि 2 लॉ दिया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो हम चले आते हैं, अब एटम के बारे में बात कर रहे हैं हम, और जिक्र कर रहे हैं ग्रीक फिलॉसफर की हम बात कर रहे हैं, लावोजियर एंड प्राउस्ट।
इन्होंने भी एटम के बारे में बताया। और इन्होंने दो लॉ जो दिया वह था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन laws of chemical combination and laws of constant proportion. So, इन दो लॉ से एटम की स्टेबिलिटी के बारे में पता चला। अब बात आती है कि एटम तो हो गया, जो कि मैटर बनाने में एटम की जरूरत है। इस बीच में आज के कंसेप्ट के हिसाब से हम मॉलिक्यूल की भी एक कल्पना करते हैं, एक मॉलिक्यूल का भी कंसेप्ट रखते हैं। लेकिन अब बात आती है कि एटम का साइज क्या था। उस समय भी पता था कि एटम बहुत ही स्मॉल साइज का होता है, क्योंकि डिविजिबिलिटी के बाद, डिवीजन के बाद ये लास्ट स्टेज था जबकि एटम आया था। तो ये नैनोमीटर के साइज का होता है और ये बहुत ही छोटा होता है। ये बात तय हो चुकी थी। लेकिन आगे जब हम बढ़ते रहे तो उसमें एक बात और आई। यह एटम जो हम लिखते हैं, मान लीजिए एक हाइड्रोजन है, तो चाहे तो हम पूरा हाइड्रोजन लिखें, HYDROGN, हाइड्रोजन लिखें, या इसे हम सिंबलाइज करें। जब हम इसे सिंबलाइज करें, जब इसे एक हम सिंबल दें, तो कैसा सिंबल हमें इसे देना चाहिए। तो पहले पिक्टोरल सिंबल की बात आई कि जो सिंबल हम दे रहे हैं ये पिक्टोरल सिंबल हो और हम पिक्चर फॉर्म में दें। तो हाइड्रोजन को इन्होंने एक राउंड बनाया और एक डॉट लगा दिया सेंटर में, ये हाइड्रोजन हो गया। देन अदर नोन एटम वाज कार्बन। जब कार्बन की बात आई तो कार्बन चूंकि यह ब्लैकिश था, तो उन्होंने क्या किया, ये राउंड तो जैसा था इसमें ये रहने दिया, लेकिन इसके बीच में एक थोड़ा सा ब्लैक साइज, ब्लैक कलर का ये फीलिंग दे दिया। जो मैं आपको रेड कर रहा हूं, बाउंड्री से हट करके ये ब्लैक कलर का या ग्रे कलर का ये फीलिंग दे दिया। इट वॉज कार्बन। एंड ऑक्सीजन एज इट वॉज इन गैसेस फॉर्म, तो इसे ऑक्सीजन को ऐसे ही रहने दिया। लेकिन इस तरह के सिंबल याद रखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड थे, बनाने में टाइम टेकिंग था। तो इन्होंने बाद में थोड़ा और डेवलप किया। जैसे आयरन है तो आयरन के लिए राउंड बनाया और आई स्टैंड फॉर आयरन, तो ये आयरन दे दिया। लाइकवाइज लेड है तो इस राउंड में यदि एल लिख दिया तो ये लेड हो गया और ये आयरन हो गया। इस तरह से इन्होंने सिंबलाइज करना शुरू किया। लेकिन यह सिंबल, यह व्यवस्था, यह स्थिति बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रह पाई, क्योंकि इसे साइंटिफिकली यूज करना बहुत ही मुश्किल था, टाइम टेकिंग था। इसलिए इस कंसेप्ट को इन्होंने हटा दिया और फिर नाम के इंग्लिश, ग्रीक, लैटिन, जर्मन नाम जो भी जिसने पहले इसे इन्वेंट किया था एटम को, उस नाम के पहले लेटर को उन्होंने सिंबल के फॉर्म में लिया। यदि इंग्लिश है तो इंग्लिश फॉर्म में, जैसे कार्बन की हम बात करें तो कार्बन के लिए उन्होंने C लिख दिया, हाइड्रोजन के लिए H लिख दिया। तो ये एक हीलियम के लिए He लिख दिया, लिथियम के लिए Li लिख दिया। तो ये एक इस्टेब्लिश्ड व्यवस्था जिसे आज हम फॉलो कर रहे हैं, उस व्यवस्था से काम चलने लगा। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट थे, कुछ ऐसे
मेटल या नॉन मेटल थे, जिनका नाम चूंकि ग्रीक लोगों ने पहले देखा था, जैसे मैं बात करता हूं पोटेशियम की, तो इट वाज कॉल्ड कैलियम। कैलियम तो पोटेशियम के लिए सिंबल के हुआ, लेकिन इंग्लिश में तो ये पोटेशियम है और ये कैलियम हो गया। लाइक दैट नेट्रियम इज फॉर सोडियम, तो सिंबल Na हो गया। ये सिंबलाइज कर दिया। जब सिंबलाइज कर दिया तो एलिमेंट के पूरे नाम को लिखने की जरूरत नहीं हुई। इसके बाद हम उसे सिंबल फॉर्म, मैं इसे स्टेप वाइज आपको ले जाऊंगा, जहां से मैटर फॉर्म करेगा। मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, और जब यह मैटर फॉर्म होगा तो कौन सा मैटर सॉलिड बनेगा, कौन सा लिक्विड बनेगा, या कौन सा गैसेस फॉर्म में रहेगा। इस प्रॉपर्टी को भी हम इस मटेरियल साइंस के माध्यम से बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझ सकते हैं। तो इस लेक्चर का मैं यहां पर विराम करता हूं, यहां पर स्टॉप करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे से समझा होगा। यदि यह अच्छा लगा है आपको लेक्चर, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।